एक नई फ्रेंचाइज बनती है, मैदान में उतरती है और अपने पहले ही साल में क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर चैंपियन बन जाती है। और सिर्फ 3 साल बाद आंकड़े बताते हैं कि उस टीम की कीमत 7,500 करोड़ रुपए आंकी जाती है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल। आज की इस विस्तृत चर्चा में, यानी हमारी इस गहरी छानबीन में, हम ऐसी ही एक हैरानंगेज कहानी को डिकोड कर रहे हैं। आज का हमारा विषय गुजरात टाइटंस की कहानी पर आधारित है, एक ऐसी टीम जिसने आते ही तहलका मचा दिया। सही कहा। और इस सफर को और करीब से समझने के लिए ना हमने कई अलग अलग सोर्सेज इकट्ठे किए हैं। हाँ, जिसमें आईपीएल मैच रिपोर्ट्स हैं, हाल ही में हुई टोरेंट ग्रुप की डील की फाइनेंशियल न्यूज है, विकिपीडिया के कुछ दिलचस्प आंकड़े हैं और शुभमन गिल और राशिद खान जैसे खिलाड़ियों की प्रोफाइल्स भी शामिल हैं। साथ ही हम आईपीएल 2026 ऑक्शन की उनकी स्ट्रैटेजीज पर भी बात करेंगे। तो चलिए सीधे इस चर्चा में उतरते हैं। जरूर, लेकिन शुरू करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए हमारी इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य साफ कर देना चाहती हूँ। हमारा मकसद यहाँ सिर्फ क्रिकेट के स्कोर या मैच के नतीजे बताना नहीं है। मतलब हम सिर्फ आंकड़ों पर बात नहीं करने वाले हैं? एकदम नहीं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक बिल्कुल नई टीम ने ग्राउंड पर और बिजनेस की दुनिया में इतनी जल्दी सफलता हासिल की। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे 2022 से लेकर 2026 की शुरुआत तक जीटी ने अपना दबदबा बनाए रखा है। ये सिर्फ खेल नहीं है, ये एक केस स्टडी है। बहुत ही शानदार तरीके से आपने इसका दायरा तय कर दिया। तो यहाँ से शुरुआत करना सबसे सही रहेगा कि आखिर ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से हुई। मुझे 29 मई 2022 का वो ऐतिहासिक दिन अच्छी तरह याद है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का माहौल किसी जादू से कम नहीं था। वाकई 1 लाख से ज्यादा दर्शक थे वहाँ। हाँ, रिकॉर्ड भीड़ थी। अपने डेब्यू सीजन में ही जीटी ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर टाटा आईपीएल का खिताब जीत लिया था। मैंने उनके उस फाइनल मैच के टॉप 5 मोमेंट्स के बारे में सोर्सेज में पढ़ा, लेकिन सच कहूं तो यश दयाल की उस शांति ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। यश दयाल का वो ओवर सच में बहुत क्रूशल था। देखिए, फाइनल का दबाव और उस पर से यशस्वी जायसवाल जैसा इन फॉर्म ओपनर जब आपको एक लंबा बाउंड्री मारे तो कोई भी युवा बॉलर घबरा सकता है। पर दयाल नहीं घबराए। बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपना संयम बनाए रखा। अगली ही बॉल पर आर साई किशोर ने एक बेहतरीन कैच लपका और जायसवाल आउट हो गए। ये दिखाता है कि उनके ड्रेसिंग रूम का माहौल कितना शांत रहा होगा। और इस शांति और संयम का सबसे बड़ा श्रेय उस वक्त के कप्तान हार्दिक पांड्या को जाता है ना? बिल्कुल। मेरे नोट्स में हार्दिक के उस बेहतरीन स्पेल का जिक्र है जिसने मैच का पासा ही पलट दिया था। हार्दिक का वो स्पेल तो मतलब कैप्टनसी का एक मास्टर क्लास था। दबाव के समय में उन्होंने खुद आगे आके जिम्मेदारी ली। जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। उन्होंने संजू सैमसन, जॉस बटलर और शिमरन हिटमायर, तीनों सबसे बड़े विकेट, हाँ, तीनों को आउट किया। अपने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 3 विकेट लिए। और बात सिर्फ बॉलिंग पर खत्म नहीं हुई, बैटिंग में भी उन्होंने 34 रन बनाए थे। क्या ऑलराउंड प्रदर्शन था। और जब नेता आगे से लीड करता है तो बाकी टीम अपने आप इंस्पायर हो जाती है। उसी का असर था कि मोहम्मद शामी ने आखिरी ओवर में कमाल कर दिया। शमी का वो आखिरी ओवर, उन्होंने सिर्फ 7 रन दिए थे और आखिरी बॉल पर रियान पराग को एक सटीक यॉर्कर पर आउट किया। यहाँ श्रोताओं के लिए एक बहुत ही मजेदार फैक्ट है मेरे पास। शामी ने उस सीजन की पहली बॉल पर भी विकेट लिया था और सीजन की आखिरी बॉल पर भी विकेट लिया। ये वाकई एक बहुत ही रेयर रिकॉर्ड है। और इसके बाद रन चेस की बात करें तो किलर मिलर यानी डेविड मिलर ने तो जैसे मैच को बच्चों का खेल बना दिया था। 19 बॉल्स पर 32 रन। हाँ, मिलर ने काम आसान कर दिया था, लेकिन जो पल सबसे ज्यादा यादगार रहा और मैं अभी भी उत्साह से भर जाता हूँ उसके बारे में सोचकर, वो था शुभमन गिल का विनिंग 6। फाइन लेग पर लगाया गया वो छक्का। बिल्कुल। स्टेडियम में 1 लाख से ज्यादा लोग अपने फोन की फ्लैशलाइट्स जला रहे थे और गिल ने वो शॉट मारकर मैच जिताया, एकदम किसी मूवी के क्लाइमैक्स जैसा। लेकिन इस क्लाइमैक्स के बाद एक नई शुरुआत हुई। यहाँ विश्लेषण करने वाली सबसे बड़ी बात निरंतरता है, यानी कंसिस्टेंसी। ये सिर्फ एक बार का चमत्कार नहीं था। सही बात है। अक्सर नई टीम्स एक बार जीत कर गायब हो जाती है, पर जीटी के साथ ऐसा नहीं हुआ। 2022 में उन्होंने टाइटल जीता। 2023 में वो रनर्स अप रहे। मानती हूँ कि 2024 उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहा, जहाँ वो लीग स्टेज में ही बाहर हो गए थे। हाँ, बारिश की वजह से भी कुछ मैचेस धुल गए थे उनके। वही, लेकिन फिर 2025 में देखिए, उन्होंने वापस शानदार वापसी की और प्लेऑफ्स में 3री पोजीशन हासिल की। ये कंसिस्टेंसी दिखाती है कि टीम की नींव कितनी मजबूत है। और ये मजबूत नींव सिर्फ मैदान के अंदर नहीं, मैदान के बाहर बोर्डरूम में भी उतनी ही सॉलिड है।
चलिए चर्चा का रुख बिजनेस की तरफ मोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ मामला और भी ज्यादा रोचक हो जाता है। बिल्कुल, फरवरी 2025 की उस बड़ी डील की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, अहमदाबाद के ही टोरेंट ग्रुप ने जीटी में 67% यानी 67% मेजॉरिटी स्टेक खरीद लिया। और इस डील के जो आंकड़े हमारे सोर्सेज से निकल कर आए हैं वो दिमाग चकराने वाले हैं। इस मुनाफाखोरी के पीछे का सच क्या है? असल में सीवीसी कैपिटल ने अक्टूबर 2021 में इस फ्रेंचाइज को करीब 5,625 करोड़ रुपए में खरीदा था और अब सिर्फ थोड़े ही सालों बाद इस नई डील की कीमत लगभग 7,500 करोड़ यानी लगभग $866 मिलियन आंकी गई है। बाप रे, इतने कम समय में इतना बड़ा उछाल। हाँ, और मजे की बात देखिए, सीवीसी ने अपना पूरा हिस्सा नहीं बेचा है। उन्होंने 33% यानी 33% स्टेक अभी भी अपने पास रखा है। तो इससे क्या बड़ी पिक्चर निकल कर आती है सुनने वालों के लिए? ये आंकड़े आम इंसान की समझ से थोड़े बाहर लगते हैं। इसका असली मायना ये है कि आईपीएल टीम्स अब सिर्फ स्पोर्ट्स क्लब नहीं रह गई हैं, वो एक बहुत तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति बन चुकी हैं। टोरेंट ग्रुप के डायरेक्टर जीनल मेहता ने भी इस बात पर जोर दिया था कि इस तेजी से बढ़ते सेक्टर में कितनी बड़ी क्षमता छिपी है। एक लोकल कॉर्पोरेट का अपनी ही शहर की टीम में इन्वेस्ट करना ब्रांड वैल्यू को कई गुना बढ़ा देता है। एकदम सही, यानी बिजनेस और खेल दोनों में जीटी का दबदबा है और मैदान पर इस दबदबे को बनाए रखने में उनके दो सबसे बड़े स्तंभों का हाथ है, शुभमन गिल और राशिद खान। इन दोनों के बिना तो जीटी की कहानी अधूरी है। तो पहले शुभमन गिल की बात करते हैं। उनका सफर बड़ा ही शानदार रहा है। 2018 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में वो वाइस कैप्टन थे, वहां से केकेआर में सफलता पाई और फिर 2022 में जब वो जीटी से जुड़े तो किस्मत ही बदल गई दोनों की। उनके आंकड़ों पे थोड़ी रोशनी डाली है। गिल के आंकड़े सच में बेहतरीन हैं। जीटी के लिए उन्होंने अब तक सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं, जो कि 2400 से ज्यादा हैं। अगर हम सिर्फ 2023 के सीजन को देखें तो वो एक तरह से उनके लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग साल था। वो सीजन तो जैसे उनके ही नाम था। बिल्कुल, उन्होंने उस साल 890 रन्स बनाए थे, जिसमें 4 शतक शामिल थे और मुंबई इंडियंस के खिलाफ जो उनका हाईएस्ट स्कोर था 129 रन्स का, वो आज भी फैंस को याद है। और इस परफॉर्मेंस के बाद 2024 में उन्हें कप्तानी भी मिल गई थी। हाँ, और उस जिम्मेदारी ने उन्हें और मजबूत बनाया। यही कारण है कि इंडिया ने जब 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती तो उसमें भी गिल की बहुत अहम भूमिका थी। जीटी ने उन्हें एक खिलाड़ी से एक नेता बना दिया। वाकई। और दूसरी तरफ है राशिद खान, एक ऐसे खिलाड़ी जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, एक ग्लोबल T20 आइकॉन। राशिद का मैदान पर आना ही विरोधी टीम के दिमाग में डर बिठा देता है। सही बात है। 17 साल की उम्र में उन्होंने डेब्यू किया था और मिड 2025 तक जीटी के लिए 43 यानी 63 विकेट्स निकाल चुके हैं। उनका जो प्रभाव है मैच पर, वो सिर्फ आंकड़ों में नहीं समेट सकते। पर आंकड़े भी उनके कम शानदार नहीं हैं। 2023 में उन्होंने 27 विकेट्स लिए थे और केकेआर के खिलाफ जीटी के इतिहास की पहली हैट्रिक भी राशिद के ही नाम है। लेकिन मैं यहाँ उनके एक और प्रदर्शन की तारीफ करना चाहूंगी जो ऑलराउंड क्षमता दिखाता है। आप मुंबई इंडियंस वाले मैच की बात कर रही हैं ना? एकदम, जब उन्होंने सिर्फ 32 बॉल्स में नाबाद 79 यानी 79 रन्स बनाए थे। एक ऐसा धुआंधार प्रदर्शन जिसने सबको हैरान कर दिया था। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि एक प्रीमियम स्पिनर इस तरह से बल्लेबाजी भी कर सकता है। हार नहीं मानने का वो जज्बा, यही जीटी की पहचान बन गया है और यही जज्बा उनकी राइवलरीज में यानी प्रतिद्वंद्विता में सबसे ज्यादा दिखता है। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ उनकी टक्कर तो हमेशा कांटे की होती है। सीएसके और जीटी का मैच हमेशा से एक हाई वोल्टेज ड्रामा होता है। मई 2025 तक के जो आंकड़े हैं हमारे पास, उनके मुताबिक टोटल 7 मैचेस खेले गए इन दोनों के बीच, जिसमें से जीटी ने 4 और सीएसके ने 3 जीते। और अगर नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करें तो वहाँ जीटी का पलड़ा भारी है। 3 में से 2 मैच जीटी ने जीते हैं। और इस राइवलरी में खिलाड़ियों के इंडिविजुअल आंकड़े भी बहुत दिलचस्प थे। देखिए, सीएसके की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ ने जीटी के खिलाफ हमेशा अच्छा खेला है। उन्होंने सबसे ज्यादा 350 रन्स बनाए हैं जीटी के अगेंस्ट। वो जीटी के स्पिनर्स को बहुत अच्छा पढ़ते हैं। सही कहा। और दूसरी तरफ जीटी की बात करें तो गिल ने 274 और साई सुदर्शन ने 258 रन्स बनाए हैं सीएसके के खिलाफ। बॉलिंग में तो जीटी के बॉलर्स का ही दबदबा रहा है। मोहित शर्मा, जो खुद कभी सीएसके में थे, उन्होंने 9 विकेट्स लिए हैं। फिर राशिद खान 8 विकेट्स के साथ
और शमी 7 विकेट्स के साथ आ गए हैं। पर सिर्फ सीएसके ही नहीं, राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी उनके मैचेस काफी इंटेंस होते हैं। मुंबई इंडियंस ने तो 2025 के एलिमिनेटर मैच में जीटी को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। हाँ, वो हार जीटी के लिए बहुत चुभने वाली थी। लेकिन रिकॉर्ड्स की बात निकली है तो बता दूं कि जीटी का जो सबसे बड़ा स्कोर है अब तक का 233 रन 3 विकेट पर, वो उन्होंने 2023 में मुंबई के ही खिलाफ बनाया था। और उनका सबसे छोटा स्कोर 89 रन यानी 89 रन रहा है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 2024 में। उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं। बिल्कुल, और इन्हीं उतार चढ़ाव से सीखकर टीम्स आगे बढ़ती हैं और लगता है जीटी ने अपनी सीख ले ली है। यही बात हमें हमारे अगले पड़ाव पर ले आती है। आईपीएल 2026 के लिए उनकी तैयारी, रिटेंशंस और ऑक्शन स्ट्रेटेजी को लेकर कुछ नई जानकारी सामने आई है। और यहाँ जीटी ने अपनी कोर टीम को पूरी तरह से बरकरार रखा है। टोटल 20 खिलाड़ी रिटेन किए गए। 20 खिलाड़ी रिटेन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये दिखाता है कि उन्हें अपने ग्रुप पर कितना विश्वास है। अगर मैं इस लिस्ट को थोड़ा और खोल कर बताऊं तो इंडियन कोर में कप्तान शुभमन गिल, साई सुदर्शन, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और साई किशोर शामिल हैं। ये एक बेहद सॉलिड इंडियन लाइनअप है। और ओवरसीज स्टार्स में उन्होंने राशिद खान, ग्लेन फिलिप्स, जॉस बटलर और कगिसो रबाडा को अपने साथ बनाए रखा है। लेकिन कुछ गए हुए खिलाड़ी भी हैं। महिपाल लोमरोर, दसून शानाका और जेरल्ड कोइट्जी जैसे खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया गया है। और एक और बड़ा नाम शर्फेने रदरफोर्ड, उन्हें मुंबई इंडियंस के साथ ट्रेड किया गया है लगभग 2.6 करोड़ की एग्जिस्टिंग फी पर। रदरफोर्ड का जाना थोड़ा असर जरूर डालेगा, लेकिन अब जब अबुधाबी में मिनी ऑक्शन होगा तो यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है जीटी के सामने। चैलेंज कैसा? देखिए, इन 20 खिलाड़ियों को रिटेन करने के बाद ऑक्शन में जीटी के पास सिर्फ 12.9 करोड़ यानी 12.9 करोड़ रुपए ही बचे हैं। और उन्हें 5 स्लॉट्स भरने हैं, जिसमें से 4 ओवरसीज स्लॉट्स हैं। तो पैसे बहुत कम हैं और विदेशी खिलाड़ी 4 चाहिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जीटी को पूरी टीम नए सिरे से नहीं बनानी है। उनका कोर सेट है। उन्हें सिर्फ कुछ खास स्पेशलिस्ट चाहिए होंगे इस ऑक्शन में। रदरफोर्ड के जाने से जो जगह खाली हुई है, उसकी भरपाई के लिए उन्हें एक बेहतरीन फिनिशर या एक पावर हिटर की तलाश रहेगी, या फिर रबाडा का साथ देने के लिए एक स्ट्राइक बॉलर चाहिए होगा। यानी उन्हें बूंद बूंद से सागर भरना होगा। उस लिमिटेड बजट में स्मार्ट बाइस करने होंगे। बिल्कुल, उनका पूरा ध्यान उन खिलाड़ियों पर होगा जो यूटिलिटी दे सके बिना बहुत ज्यादा पैसे खर्च करवाए। तो अगर इस पूरी विस्तृत चर्चा को संक्षेप में समेटा जाए तो गुजरात टाइटंस का अब तक का सफर किसी ब्लॉकबस्टर मूवी से कम नहीं रहा है। मैदान के अंदर उनका शानदार खेल और मैदान के बाहर बिजनेस की दुनिया में आर्थिक दबदबा दोनों ही काबिल तारीफ है। सही में इस डीप डाइव से हमें ये साफ समझ आता है कि कैसे एक सही लीडरशिप, जो शुरुआत में हार्दिक ने दी और अब गिल दे रहे हैं, और एक मजबूत कोर टीम किसी भी नई फ्रेंचाइज को सीधा शिखर पर पहुंचा सकती है। सही टैलेंट को पहचानना और उस पर भरोसा जताना। लेकिन इस सब के बीच मैं यहाँ एक आखिरी सोचने वाला सवाल जरूर छोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए। देखिए, टोरेंट ग्रुप ने इस फ्रेंचाइज के लिए 7,500 करोड़ की इतनी भारी कीमत चुकाई है। जब इतना बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है तो रिजल्ट्स का दबाव भी बहुत बढ़ जाता है। जीटी एक ऐसी टीम रही है जिसने हमेशा छुपी हुई प्रतिभा यानी अनटैप्ड टैलेंट को आगे बढ़ाया है और शांति से काम किया है। तो क्या इस बड़ी फाइनेंशियल डील के दबाव के कारण भविष्य में उनके खेलने के तरीके और नए खिलाड़ियों को चुनने की स्ट्रैटेजी में कोई बड़ा बदलाव आएगा? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या पैसा और उससे जुड़ा दबाव जीटी के उस शांत और संयमित खेल को बदल देगा जो उनकी असली पहचान है? ये देखना आने वाले समय में बेहद दिलचस्प होगा। वाकई में क्या वो अपनी आत्मा को बचाकर रख पाएंगे या मार्केट की मांग के हिसाब से बदल जाएंगे? ये एक ऐसी चर्चा है जो जल्दी खत्म नहीं होगी। तो श्रोताओं के लिए आज यही सवाल छोड़कर जाते हैं। आप लोग भी इस पर विचार कीजिए। आज की इस गहरी छानबीन में बस इतना ही। जीटी के आने वाले सीजन पर हमारी नजर बनी रहेगी। चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।